ओके तो ऑलरेडी हम 2 एपिसोड खत्म कर चुके हैं एंड ये एपिसोड 3 है जिसका टाइटल है प्रोफेशनल फाइल मैनेजमेंट, जिसमें हम ये टॉपिक समझेंगे फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, एडिटिंग के लिए क्यों जरूरी है, डाविंची रिजॉल्व में फाइल को मैनेज कैसे करते हैं एंड कुछ प्रो टिप्स और मिस्टेक भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको मीडिया ऑफलाइन जैसे प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। बट अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किए हो तो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लो। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, फाइल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है अपनी प्रोजेक्ट के हर फाइल को सही जगह और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, ताकि जब भी किसी फाइल की जरूरत हो वो आपको तुरंत मिल जाए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके घर में एक अलमीरा है, अगर उसमें कपड़े, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ बिना किसी ऑर्डर में फेंक दिया जाए तो जब आपको एक टी शर्ट चाहिए होगी तो उसे ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हर चीज अपने जगह पे है, क्लोथ्स अलग, डॉक्यूमेंट्स अलग, बुक्स अलग, तब आपको जो चाहिए वो कुछ ही सेकेंड में मिल जाएगा। बिल्कुल यही रूल एडिटिंग में भी अप्लाई होता है। अगर आपका फुटेज एक फोल्डर में है, म्यूजिक डाउनलोड फोल्डर में पड़ा है, वॉइस ओवर डेस्कटॉप पे है एंड सो ऑन, तो एडिटिंग से ज्यादा टाइम फाइल ढूंढने में ही चला जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है तो आप सीधा एडिटिंग पे फोकस कर पाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छा फाइल मैनेजमेंट आपको मीडिया ऑफलाइन जैसे एरर से भी बचाता है, प्रोजेक्ट को क्लीन रखता है और फ्यूचर में अगर 6 मंथ बाद भी आप उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हो तो आपको हर फाइल वैसे ही मिलता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसीलिए प्रोफेशनल एडिटर्स एडिटिंग शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब चलो देखते हैं कि एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड पर्सनली मैं कैसे यूज करता हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड रहेगा या फ्यूचर में कंप्लीट मेस बन जाएगा। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे या किसी भी फोल्डर में एक मेन फोल्डर बनाओ। उसका नाम आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे मैं एक मेन फोल्डर बनाया हूँ मीडिया ऑर्गेनाइज पैक करके, जिसका मैं यूज अपने हर वीडियो के लिए करता हूँ। एंड इसके अंदर तुम देखो कि मैंने 5 और फोल्डर बनाए हुए हैं, जिसमें पहला है टाइमलाइन। ये बेसिकली डाविंची रिजॉल्व में जो भी हम टाइमलाइन बनाएंगे उसको हम इस फोल्डर में रखेंगे ताकि हमें टाइमलाइन पे स्विच करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। देन सेकंड फोल्डर है रॉ फुटेजेस का एंड इसमें मैं बेसिकली अपना रॉ फुटेज रखता हूँ। लाइक कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, वॉइस ओवर हो गया, या फेस कैम वीडियो बनाते हो तो आप कैमरा का रिकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। यानी इस फोल्डर में मैं जो रॉ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सारे फुटेजेस रखता हूँ। एंड इसके अंदर भी 2 और फोल्डर मिल जाएंगे आपको, पहला वीडियो और दूसरा वॉइस ओवर। मतलब मैं जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ उसका रॉ फुटेजेस वीडियो वाले फोल्डर में ऐड करता हूँ एंड जो मैं माइक से या मोबाइल से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ तो वो वॉइस ओवर इस फोल्डर में मैं डालता हूँ। यानी सिंपल, इस फोल्डर में मैं सारे रॉ फुटेजेस ऐड करता हूँ। उसके बाद थर्ड फोल्डर है वीडियो का एंड इसमें मैं सारा वीडियो ऐड करता हूँ। और वीडियो में भी कितने तरह के वीडियो वो मैं इसके अंदर जाकर बताता हूँ। देखो, तो इस वीडियो फोल्डर के अंदर भी सबसे पहला जो फोल्डर है वो है अवतार वीडियो का एंड इस फोल्डर में मैं अपने चैनल का जो भी कैरेक्टर है उसका वीडियो ऐड करके रखता हूँ। यानी मेरे चैनल का कैरेक्टर वीडियो, लाइक इस तरह से आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सारे वीडियो मैं इस फोल्डर के अंदर रखता हूँ। देन सेकेंड फोल्डर है कंटेंट एंड इस फोल्डर में मैं अपना एडिटेड कंटेंट रखता हूँ। मतलब वीडियो का जो बॉडी पार्ट होता है लैपटॉप स्क्रीन वाला, उसमें से मैं जब साइलेंस पार्ट या जो मिस्टेक वाला पार्ट होता है उसको डिलीट करने के बाद जो हमारा मेन वीडियो बचता है उसको एक्सपोर्ट करने के बाद इस फोल्डर के अंदर मैं फिर से उसको ऐड करता हूँ ताकि मैं फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट कर पाऊँ। आई होप आपको पता ही होगा कि जितने भी बड़े क्रिएटर वीडियो एडिट करते हैं तो वो सभी एक ही बार में कंप्लीट वीडियो एडिट नहीं करते हैं। वो वीडियो को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एंड हर पार्ट को अलग अलग एडिट करते हैं एंड देन सभी को एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से ऐड करके फाइनल वीडियो रेडी होता है। तो इसी तरह से मैं भी एडिट करता हूँ। आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा का जो वीडियो देखते हैं वो मैं एक बार में कंप्लीट एडिट नहीं करता हूँ। देन थर्ड फोल्डर है ट्रांजिशन का एंड इसमें मैं सारा वो ट्रांजिशन ऐड करता हूँ जो भी मैं अपने वीडियो में यूज करने वाला होता हूँ। लाइक कुछ इस तरह से आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद फोर्थ फोल्डर है ग्रीन स्क्रीन एंड इस फोल्डर में मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करता हूँ, लाइक इस तरह का वीडियो। देन फिफ्थ फोल्डर है एनिमेशन एंड इस फोल्डर में मैं जो भी मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करता हूँ उसको ऐड करता हूँ। लाइक आप मेरा वीडियो के इंट्रो में देखे होंगे कि कुछ मोशन ग्राफिक्स स्टार्टिंग के 1 मिनट या 2 मिनट तक होता है, तो उन सबको भी मैं एक बार में कंप्लीट एडिट नहीं करता हूँ, उसको भी कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कुछ कॉम्पोजिशन में एंड देन हर पार्ट के लिए मोशन ग्राफिक्स बनाने के बाद फाइनल उन सबको टाइमलाइन पे ऐड करता हूँ। देन हमारा लास्ट फोल्डर है वीडियो में ओवरले एंड इसमें मैं बेसिकली ओवरले ही ऐड करता हूँ, नाम से भी पता चल रहा है, लाइक इस तरह से। तो या वीडियो के अंदर भी मैं इतना फोल्डर बनाता हूँ एंड इनमें से हो सकता है कि आपके लिए कोई यूजफुल ना हो तो आप उस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हो, यानी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज हो सकता है। अगर आप खुद के
लिए वीडियो बनाते हो तो आपको पता होगा कि मुझे किस तरह से वीडियो एडिट करना है एंड उनमें कितने टाइप के एसेट यूज होंगे। तो हम वापस आते हैं मेन फोल्डर पे। तो मेन फोल्डर के अंदर में फोर्थ फोल्डर है इमेजेस और पीएनजी का, एंड इसके अंदर भी मैं 3 फोल्डर बना करके रखा हूँ। फर्स्ट है पीएनजी का, यानी कोई आइकन हो गया लाइक इस टाइप के, तो वो सारे पीएनजी मैं इस फोल्डर में ऐड करता हूँ। उसके बाद सेकेंड फोल्डर है एआई इमेजेस, एंड नाम से ही पता चल रहा है कि ये फोल्डर एआई इमेजेस के लिए है। मतलब अगर वीडियो में कोई एआई इमेज यूज करना होता है तो उसको आप किसी भी एआई टूल से जनरेट करा करके उसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड अलग से एक्सट्रैक्ट करके इस फोल्डर में मैं ऐड कर देता हूँ। देन थर्ड फोल्डर है एआई अवतार का। आपने मेरे वीडियो में कैरेक्टर देखा होगा जो पीएनजी फॉर्मेट में होता है, तो वो सारे कैरेक्टर मैं इस फोल्डर के अंदर रखता हूँ ताकि बार बार मुझे ढूंढना ना पड़े। तो मेन फोल्डर के अंदर में लास्ट फोल्डर है यानी 5th फोल्डर ऑडियो का, एंड इसके अंदर भी 3 सब फोल्डर बनाया हूँ। फर्स्ट है साउंड इफेक्ट, जो भी मैं अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज करता हूँ वो सारे साउंड इफेक्ट मैं इस फोल्डर में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद सेकेंड है बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक, जो भी मैं बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो में ऐड करने वाला हूँ उसको इस फोल्डर में रखता हूँ। एंड थर्ड है वॉइस ओवर। जैसे वीडियो वाले फोल्डर में एक कंटेंट फोल्डर था जहाँ पे मैं अपने वीडियो के जो बॉडी है एडिटेड उसको ऐड करता हूँ। सिमिलरली जो वॉइस ओवर में एडिट करता हूँ इंट्रो एंड आउट्रो के लिए, तो उसको कंप्लीट एडिट और एनहेंस करने के बाद इस फोल्डर के अंदर रखता हूँ। एंड आप चाहो तो एक और फोल्डर बना सकते हो स्पेशली डाविंची रिजॉल्व के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करते हो तो उसके लिए हम एक फ्यूजन कंपोजिशन लेते हैं, एंड फिर जब हम उस मोशन ग्राफिक्स को एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो उस फ्यूजन कंपोजिशन को डिलीट करने के बजाय या एक न्यू टाइमलाइन बनाने के बजाय आप ये कर सकते हो कि उसको एज ए प्रीसेट आप सेव कर लो। तो वो किस फोल्डर के अंदर सेव होगा ये भी आपको बताना पड़ता है। तो उसके लिए आप चाहो तो एक और फोल्डर बना सकते हो जिसका नाम आप फ्यूजन प्रीसेट या फ्यूजन सिंपली रख सकते हो। अभी मैंने जो भी बताया उससे आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो डोंट वरी, हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो लगभग हर बिगनर एडिटर्स करते ही है, एंड शायद आप भी इनमें से कुछ मिस्टेक्स को कर रहे होंगे। मिस्टेक नंबर 1, डेस्कटॉप से डायरेक्ट एडिटिंग करना। बहुत सारे बिगनर फुटेजेस को डेस्कटॉप पर ही रखते हैं, वहीं से एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में ये इजी लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ता है डेस्कटॉप फाइल से भर जाता है। इसीलिए आप एक सेपरेट ड्राइव में लाइक डी ड्राइव, अगर आप में 2 ही ड्राइव है सी और डी, तो आप डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लो एंड उसी के अंदर आप सारा अपना फोल्डर क्रिएट करो। मिस्टेक नंबर 2, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड से डायरेक्ट एडिटिंग। देखो कई लोग कैमरा की मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं और बिना फाइल कॉपी किए सीधा एडिटिंग शुरू कर देते हैं, और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर बीच में पेन ड्राइव आपने निकाल लिया या गलती से डिस्कनेक्ट हो गया या मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो गया तो आपका प्रोजेक्ट में मीडिया ऑफलाइन शो करने लगेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है सारे फाइल को कंप्यूटर में कॉपी करना, उसके बाद ही डाविंची रिजॉल्व में इंपोर्ट करो। मिस्टेक नंबर 3, इंपोर्ट करने के बाद फाइल रीनेम कर देना। मान लो कि आपने डाविंची रिजॉल्व में एक फाइल इंपोर्ट किया, उसके बाद आपने उस फाइल का नाम चेंज कर दिया। अब डाविंची रिजॉल्व उस फाइल को ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि उसका नाम बदल चुका है। रिजल्ट मीडिया ऑफलाइन। इसीलिए आप ये हमेशा याद रखो कि जिसका भी नाम आपको चेंज करना है वो पहले ही कर लो डाविंची रिजॉल्व में इंपोर्ट करने से पहले। मिस्टेक नंबर 4, फाइल को दूसरी जगह मूव कर देना, और ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसे आज फाइल डाउनलोड फोल्डर में था, फिर आपने डाविंची रिजॉल्व में इंपोर्ट कर लिया एंड कल उस फाइल को वहां से मूव कर दिया कहीं पे। अब डाविंची रिजॉल्व पुराना लोकेशन पे ही फाइल ढूंढेगा, लेकिन उसको वहां नहीं मिलेगा तो वहीं मीडिया ऑफलाइन का प्रॉब्लम शो करने लगता है। मिस्टेक नंबर 5, डाउनलोड फोल्डर से एडिटिंग। आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भी हम एसेट यानी मीडिया डाउनलोड करते हैं ब्राउजर से, वो डाउनलोड फोल्डर में ही होता है। और हम मिस्टेक कहाँ करते हैं कि हम डायरेक्टली उस मीडिया को अब डाविंची रिजॉल्व में इंपोर्ट कर लेते हैं एंड 1-2 दिन बाद उस मीडिया को हम डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि डाउनलोड फोल्डर में काफी सारे अननेसेसरी फाइल भी डाउनलोड होते रहते हैं, तो उसको हम हर 2-3 दिन में क्लीन भी करते हैं। तो बाय मिस्टेक हम अपने मीडिया को भी डिलीट कर देते हैं, पता नहीं होता है, एंड यहीं पे हमारा मीडिया गायब हो गया तो अब मीडिया ऑफलाइन का प्रॉब्लम शो करने लगेगा। इसीलिए डाउनलोड फोल्डर सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए यूज करो। अगर कोई मीडिया डाउनलोड किया है तो वहां से आप उसको कट करो या कॉपी करो एंड अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में ले जाकर पेस्ट करो, देन वहां से आप डाविंची रिजॉल्व में इंपोर्ट करो। तो बस आपको यही फोल्डर स्ट्रक्चर और ये कुछ मिस्टेक आपको याद रखना है, देन आप देखना कि आपका प्रोजेक्ट कितना क्लीन रहेगा एंड मीडिया ऑफलाइन जैसे प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। एंड ऑब्वियसली आप नोटिस कर पाओगे कि आपका एडिटिंग काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। अब तक हमने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब टाइम है अपने फाइल्स को डाविंची रिजॉल्व के अंदर इंपोर्ट करना। यहाँ पे आप देखो मैं डाविंची रिजॉल्व के मीडिया पेज के अंदर हूँ, क्योंकि डाविंची रिजॉल्व में मीडिया इंपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सेपरेट पेज दिया हुआ है, तो हम इसका फुल यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कितने
कितने तरीके से मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हो डाविंची रिजॉल्व के अंदर, ये सब मैं एपिसोड 1 में भी बता चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताना है, इसीलिए पहले मैं उसको बता देता हूँ। तो देखो बेसिकली आपको 3 तरीके मिलते हैं। फर्स्ट है ये मीडिया स्टोरेज। ये बेसिकली आपका सिस्टम का लोकल स्टोरेज है, जहाँ पे आपके सारे ड्राइव है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डी ड्राइव, सी ड्राइव एंड एक और डी ड्राइव है। तो मेरा जो वो एसेट है, जो प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, वो डी ड्राइव में, बट वो काफी दूर है। यानी डी ड्राइव के अंदर एक वीडियो एडिटिंग करके फोल्डर है, उसके अंदर फिर जाना है, तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। सो मैं इसको जनरली स्किप ही करता हूँ, आप भी स्किप करो। दूसरा मेथड है, आप इस एरिया में आ जाओ। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यही एक्चुअली में मीडिया पूल है, जहाँ पे डाविंची रिजॉल्व में मीडिया इंपोर्ट होता है। यानी यहाँ पे आप जो इंपोर्ट करोगे उसी पे आप एडिटिंग कर पाओगे। ओके, तो इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपल राइट क्लिक करो इसी एरिया में, यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो इंपोर्ट मीडिया करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है, आप ये भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल आई क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया एंड यहाँ से आप पे उस फोल्डर में जा करके आप उस मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हो। बट इस मेथड से आप केवल मीडिया को ही इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको फोल्डर इंपोर्ट करना हो तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। देखो जैसे मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं ओपन करूंगा तो ये इंपोर्ट नहीं हुआ, ये उस फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैं किसी क्लिप को सिलेक्ट करके ओपन करूंगा तो एक्चुअली में ये डाविंची रिजॉल्व के मीडिया पूल में आएगा। बट हमें तो पूरा फोल्डर ही इंपोर्ट करना है ना, तो उसके लिए थर्ड तरीका यूज होता है, जो कि है ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड ये सबसे इजी और बेस्ट है। ऑफ कोर्स ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, बट मुझे पर्सनली ड्रैग एंड ड्रॉप अच्छा लगता है। तो करना कैसे बताता हूँ। मैं सिंपली फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लूंगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि साइड बाई साइड मुझे दोनों दिखे। अब मैं आ जाऊंगा उस फोल्डर के अंदर, तो देखो ये वो फोल्डर है, यानी पैक है, इनिशियल पैक बोल सकते हो फाइल मैनेजमेंट का। तो अगर मुझे इन सारे फोल्डर को सेम टू सेम डिटो मीडिया पूल में कॉपी करना हो, यानी ऐड करना हो, इंपोर्ट करना हो, तो सिंपली आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है सभी को, देन उसके बाद ड्रैग करना है एंड आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इस मीडिया पूल में नहीं छोड़ना है। आप यहाँ पे देखो मास्टर लिखा हुआ है बिन के नीचे, इसी मास्टर के ऊपर आपको छोड़ना है। अगर आप इस मीडिया पूल में छोड़ दोगे तो इस फोल्डर के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे यानी मीडिया होंगे वो सभी बिखर जाते हैं, लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। एंड यहाँ पे आप देखो कि फोल्डर बन भी चुका है। मैं आ जाऊंगा मास्टर पे, क्योंकि मास्टर आपका मेन फोल्डर होता है। मास्टर के अंदर ही सारे आपका सब फोल्डर आएगा। तो देखो मास्टर के अंदर कितने फोल्डर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, जिसमें ऑडियो, फ्यूजन, इमेजेस, PNG, रॉ फुटेजेस, टाइमलाइन एंड वीडियो है। अब इस वीडियो के अंदर भी मैंने 6 बनाया था, तो यहाँ पे आप 6 देख सकते हो। फिर मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ इस तरह से। एंड अगर आपको वापस से आना हो मास्टर पे तो आप इस बिन में स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे क्लिक करके मास्टर पे आप आ सकते हो। बट दूसरा तरीका भी है, लाइक मैं अभी देखो बीजीएम में हो, बीजीएम सब फोल्डर के अंदर, तो अगर ये हाइड है, इस तरह से आप हाइड कर सकते हो जगह बचाने के लिए। तो अब आपको मास्टर पे आना है, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये मास्टर लिखा हुआ है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आप आ जाओगे मास्टर वाले बिन में। एंड ऑफ कोर्स आपके मॉनिटर का स्क्रीन बड़ा है तो आप पे बिन लिस्ट को भी ऑन करके रख सकते हो इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फोल्डर को ऐड कैसे करना है। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बिन क्रिएट करना है, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा फोल्डर का जरूरत पड़ रहा है, तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करो एंड देखो यहाँ पे न्यू बिन का एक ऑप्शन मिलेगा, एक बटन मिलेगा, तो इस पे क्लिक कर दो एंड जो भी इसका नाम देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। बट मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। एंड बिन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देखो एक प्लस का आइकन भी दिया हुआ है, इस पे भी क्लिक करके आप सेम चीज कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे मीडिया को ऑर्गेनाइज करना है। एंड अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इस पैक का जिप फाइल बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको एक ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो लगभग हर बिगनर एडिटर के साथ कभी ना कभी होता ही है, और वो है मीडिया ऑफलाइन। जैसे यहाँ पे देखो मैं एक PNG ऐड किया हूँ एंड अभी आप इस PNG का नाम यहाँ पे देख सकते हो। मैं ऑडियो से मीटर बंद कर देता हूँ एंड अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे देखो अभी इस PNG का नाम क्या है, ChatGPT इमेज एंड कुछ डेट और टाइम लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली यहाँ पे पाथ आप देख सकते हो कि D ड्राइव के अंदर डाउनलोड फोल्डर में है। तो मैं वहां पे आ जाता हूँ एंड अभी मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा। मैं इसको प्रोजेक्ट सेटिंग कर देता हूँ एंड देखो जैसे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया प्रोजेक्ट सेटिंग, अब मैं वापस आ जाऊंगा डाविंची रिजॉल्व में एंड अभी आप देखो कि मीडिया ऑफलाइन शो करने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस PNG का नाम चेंज कर दिया। अब डाविंची रिजॉल्व इसी नाम से उस लोकेशन पे कोई मीडिया फाइंड कर रहा है, बट कोई
कोई ऐसा PNG मिल नहीं रहा है इसको, इसीलिए मीडिया ऑफलाइन ये एरर शो कर रहा है। एंड ये कब होता है आपको पता चल गया कि यहाँ पे किसी मीडिया का नाम चेंज कर देते हो या उसका लोकेशन आप चेंज कर देते हो। मतलब पहले वो डाउनलोड फोल्डर में था एंड फिर वहां से आप उसको मूव करके किसी और फोल्डर में ऐड कर दिया या आप उस मीडिया को डिलीट कर दिया। तो इन तीनों कारणों के वजह से ये प्रॉब्लम शो कर सकता है। अब इसको फिक्स कैसे करना है वो बताता हूँ। तो देखो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फिक्स करने का तरीका है। अगर आपने मीडिया को रीनेम किया है, इसको डिलीट करके अब उस रीनेम वाले मीडिया को ऐड करना है, लाइक कुछ इस तरह से। बट अगर आपने उस मीडिया को किसी और फोल्डर में मूव कर दिया है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी इस प्रोजेक्ट सेटिंग वाले मीडिया को मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं वीडियो एडिटिंग फोल्डर के अंदर मीडिया ऑर्गेनाइज पैक के अंदर मैं जाऊंगा इमेज और PNG और इसके अंदर AI इमेजेस में आकर के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसका लोकेशन अब चेंज कर दिया तो फिर ये मीडिया ऑफलाइन का यानी मीडिया ऑफलाइन इसका एरर शो करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट इस केस में हमने इसका लोकेशन चेंज किया है। अभी इसका लोकेशन D ड्राइव डाउनलोड फोल्डर है, बट हमने लोकेशन चेंज कर दिया है। तो वापस से हमको इसको बताना होगा, यानी DaVinci Resolve को बताना होगा कि अब ये मीडिया कहाँ पे है। तो वही सिंपली आपको PNG पे राइट क्लिक करना है, रिलिंक पे जाना है एंड यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पे भी आपने मूव किया है। तो मैं मीडिया ऑर्गेनाइज के अंदर जाऊंगा, उसके बाद इमेज एंड PNG, उसके बाद AI इमेज एंड देन मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं फोल्डर सिलेक्ट करूंगा तो अब जो इसका लोकेशन है यानी पाथ चेंज हो जाएगा। पहले D ड्राइव के अंदर डाउनलोड फोल्डर था, अब देखो इसका लोकेशन चेंज हो गया, ये इसका लोकेशन हो गया एंड इस लोकेशन पे ये मीडिया इसको मिल गया। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है कि आपने इस मीडिया को डिलीट ही कर दिया, लाइक मैं यहाँ पे जा करके डिलीट कर देता हूँ। अब अगेन मीडिया ऑफलाइन का एरर ये शो करेगा, इसको मिला ही नहीं। एंड इस सिचुएशन में यहाँ पे आपने उस मीडिया को डिलीट ही कर दिया है, तो अब तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि आपने उस मीडिया को डिलीट ही कर दिया है। तो अब क्या कर सकते हो, या तो आप वापस उसको फाइंड करके लाओ वापस, या फिर इसको रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस करने के लिए सिंपली आप इस पे राइट क्लिक करो, देन क्लिप ऑपरेशन के अंदर जाओ। इसके अंदर इस सारा चीजें मिल जाता है, लाइक रिप्लेस करना, रीलिंक करना, अनलिंक करना, चेंज करना इसका फोल्डर लोकेशन एंड और भी यहाँ पे चीजें दी हुई है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिप्लेस करना है इस क्लिप को। तो सिंपली मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, उसके बाद मैं कोई एक क्लिप चूज कर लेता हूँ, लाइक इसको, देन ओपन। तो अब देखो ये रिप्लेस कर दिया जो भी हमने क्लिप सिलेक्ट किया था उससे। तो या इस तरह से आप मीडिया ऑफलाइन के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। एंड ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, सो आप जनरली उसको अवॉइड ही करना। तो बस जस्ट आपको इतना सा वर्क फ्लो फॉलो करना है, देन आप बिगिनर से प्रोफेशनल वर्क फ्लो की तरफ पहला स्टेप ले सकते हो। अगला वीडियो में हम DaVinci Resolve की टाइमलाइन एंड एडिटिंग वर्क प्लेस को डिटेल में समझेंगे, जहाँ से एक्चुअल एडिटिंग स्टार्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।